Hello, it's a lovely good evening from here in Chile, and hope, as always, you are absolutely fine, you are absolutely happy, and you are absolutely in a fine state of health. So, as usual, after exchanging the preliminaries, now we come directly to the point. So, what's the main question? What's the topic which we are going to start today? In fact, we are going to start today profit prior to incorporation. It's a significant topic from every angle, to be very honest with you, and you cannot simply neglect this one in spite of the fact that it seems little bit easy. तो बेटे ये आसान टॉपिक है. पहले तो स्वागत है आप सब लोगों का. तो आज इस सेशन में बेटे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से हम शुरुआत करेंगे. और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जैसा कि कुछ लम्हा पहले मैंने आपसे कहा कि बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हम किसी भी चैप्टर को इग्नोर कम से कम इस लेवल पे नहीं कर सकते हैं. तो जैसा कि हमारी कोशिश हमेशा रहती है और हमसे ज़्यादा तुम लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है, सर प्रॉफिट प्रायोरिटी इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, फिर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हम क्यों कंप्यूट करते हैं, सर इनकॉर्पोरेशन से पहले कोई कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकती है. तो ये तमाम सवालात हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश इस पर्टिकुलर सेशन में करेंगे. तो बेटे फटाफट आ जाओ. पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं और फिर जो भी सवाल आपके दिमाग में है उन प्रश्नों का हम उत्तर इस क्वेश्चन में, इस सेशन में ढूंढने की भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक. आइए जी, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक मैंने स्टार्ट करा. अभी आपने लिखना नहीं है. जब मैं आपको लिखने के लिए कोई चीज़ बोलूँ तो आपने तब लिखनी है. करेक्ट. एक पे में जरा स्क्रीन का थोड़ा सा हमें बड़े ध्यान रखना पड़ता है. मान लेते हैं कि कोई एंटरप्राइज है. करेक्ट. और उस एंटरप्राइज का अकाउंटिंग ईयर मैं एक सेकंड में लिखता हूं. मान लेते हैं कि कोई एंटरप्राइज है, कोई एंटिटी है, उसका अकाउंटिंग ईयर जो है इस तारीख को स्टार्ट हो रहा है और इसको मैं मान लेता हूं 1/4/2018. 1/4/2018 को किसी एंटिटी का अकाउंटिंग ईयर है, स्टार्टिंग डेट है. जाहिर है कि अगर 1/4/2018 स्टार्टिंग डेट है तो 31/3/2018 अकाउंटिंग ईयर के एंड की डेट है. 31/3/2019. करेक्ट. कोई एंटिटी है और जो एंटिटी है मान लेते हैं कोई फर्म है. करेक्ट. मैसर्स ए और बी नाम की कोई फर्म है. उसका अकाउंटिंग ईयर इस तारीख को स्टार्ट हुआ और इस तारीख को ख़त्म हुआ. लेकिन इस अकाउंटिंग ईयर में क्या हुआ, ये जो फर्म थी इस तारीख को, ये जो फर्म थी, मैंने एफ लिख दिया. चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं. फर्म, मैंने कहा किसी फर्म का अकाउंटिंग ईयर इस तारीख को स्टार्ट हुआ, इस तारीख को खत्म हुआ. इस अकाउंटिंग ईयर में क्या हुआ कि ये जो फर्म है, मान लेते हैं एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट हो गई इस डेट को, और इस डेट को मैं रेड पेन से लिख देता हूं. करेक्ट. इस तारीख को ये फर्म किसी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट हो गई. 30 जून कर लेते हैं. चलो 30 जून 2018 को ये जो फर्म है ये किसी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट हो गई. समझ में आया मेरा पॉइंट. तो ये फर्म थी, हो सकता है कि इसने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट होने के लिए अप्लाई करके रखा हो पहले से. ये फर्म थी और ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में अपने को कन्वर्ट करने की सोच रही थी और इसने अप्लाई भी करके रखा था. तो करंट ईयर जब ये स्टार्ट हुआ तो इसने फर्म के रूप में बिजनेस स्टार्ट करा. अप्रैल का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना. करेक्ट. और 30 जून को, जैसा कि मैंने कहा, अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून का महीना, जैसा कि मैंने कहा, इस तारीख को फर्म को जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया. तो इसका मतलब ये फर्म एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट हो गई. यहां तक ठीक है. किसी भी कारण से कई बार ऐसा होता है कि किसी फर्म का या किसी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का जब बिजनेस फल रहा होता है, फैल रहा होता है, फूल रहा होता है,
तो ऐसे सिचुएशन में कई बारी फर्म या कोई भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी ये कोशिश करती है कि हम किसी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि किसी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को किसी नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस की अपेक्षा कुछ एडवांटेजेस होती हैं। जैसे कि एक फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन एक कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एक फर्म की जो क्रेडिटेबिलिटी होती है, बेटे क्रेडिटेबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता, ट्रस्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी। तो किसी फर्म की जो विश्वसनीयता होती है एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की अपेक्षा वो कम होती है, यानी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की विश्वसनीयता या क्रेडिटेबिलिटी एक फर्म की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो कई वजहात होती हैं, कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कई बारी कोई फर्म या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी अपने को कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहती है। तो ये फर्म भी पिछले कुछ टाइम से अपने को कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट होने की सोच रही थी। तो बिजनेस जब करंट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ तो इसने फर्म के रूप में ही बिजनेस स्टार्ट करा, अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून का महीना। लेकिन 30 जून को इसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया, COR। तो इस दिन ये फर्म एक कंपनी में तब्दील हो गई। यहां तक ठीक है, यहां तक कोई मुश्किल तो नहीं। अब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग ईयर के शुरू के 3 महीने यानी कि 30 जून तक फर्म ने एज ए फर्म के रूप में काम करा और फिर इसी एंटिटी ने एक कंपनी के रूप में इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक काम करा। यह कहा जा सकता है पूरे 12 महीने का जो अकाउंटिंग पीरियड है, पहले 3 महीने का जो पीरियड है वो एंटिटी ने एज ए फर्म के रूप में काम करा और उसी एंटिटी ने बाद के 9 महीने में जो काम करा वो एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के रूप में काम करा। एब्सोल्युटली, बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, ध्यान से सुने। बिकॉज इस तारीख को ये फर्म एक कंपनी बन गई है, जब पूरा अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा, जब ये पूरा अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा, ध्यान से सुनते रहें, जब ये पूरा अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा तो ये नेचुरल सी टेंडेंसी है, ये नेचुरल सी टेंडेंसी है कि हम यही बोलेंगे कि इस कंपनी ने अकाउंटिंग ईयर की बिगिनिंग से अकाउंटिंग ईयर के एंड तक इतना प्रॉफिट कमाया। ये नेचुरल टेंडेंसी है या नहीं? क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के अंत में ये कंपनी थी, तो हम लोगों के मुंह से यही निकलेगा कि इस कंपनी ने इस साल में इतना प्रॉफिट कमाया। लेकिन हकीकत क्या है वो तुम भी वाकिफ हो और हम भी उससे वाकिफ हैं। हकीकत तो ये है कि इस एंटिटी ने एज ए एंटिटी के रूप में यहां से लेकर के यहां तक का प्रॉफिट कमाया है और यहां से लेकर के यहां तक का जो प्रॉफिट कमाया है वो एज ए फर्म के रूप में कमाया है या नहीं? तो तुमने देखा जब इस तरह की सिचुएशन होती है, कभी कभी कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट का मतलब जो कंपनी नहीं है, जैसे फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो कभी कभी कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जब किसी कॉर्पोरेट एंटिटी यानी कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट होती है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या आती है, पूरे साल का जो रिजल्ट है या पूरे साल की जो परफॉर्मेंस है या जो अकाउंटिंग ईयर में जो भी प्रॉफिट या लॉस है, उसको हमें 2 हिस्सों में बांटना पड़ता है। कौन कौन से हिस्सों में बांटना पड़ता है? एक तो वो हिस्सा जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले को बिलोंग करता है कि एंटिटी ने इस हिस्से में कितना प्रॉफिट कमाया, और हमें किसी कारण से यह भी देखना पड़ता है कि एंटिटी ने इस हिस्से में कितना प्रॉफिट कमाया। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 1/4/2018 से लेकर के 30 जून 2018 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के अंत में ये कंपनी है, तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोलेंगे कि ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। क्या है? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। बेटे आपने जो भी बोलना या लिखना है वो कंपनी के एंगल से लिखना है। ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का मतलब आपकी समझ में आया? सिंपल अल्फाजों में प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस तारीख को मिला उस तारीख से पहले का पीरियड।
मैं अब कंपनी बन चुका हूं, मैं अकाउंटिंग ईयर के अंत में कंपनी हूं और मैं जानता हूं कि इस तारीख से पहले मैं कंपनी नहीं था, तो पूरे साल की जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो बिकॉज अकाउंटिंग ईयर के अंत में मैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हूं, तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के मिलने से पहले का जो पीरियड है, जो कि हमारी निगाहों में प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, इस 3 महीनों में या प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट कमाया का मतलब है हमने कंपनी के बनने से पहले कितना प्रॉफिट कमाया। समझ में आया? और इस तारीख से लेकर के इस तारीख के पीरियड को हम क्या कहेंगे? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो पूरे अकाउंटिंग पीरियड को हमें 2 हिस्सों में बांटना पड़ता है, प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इनकॉर्पोरेशन पीरियड समझ में आया बेटे? तो कभी कभी क्या होता है कि कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जब किसी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है कि पूरे साल के जो अकाउंटिंग परफॉर्मेंस है या अकाउंटिंग रिजल्ट्स है, तो कुछ कारणों से यह देखना जरूरी हो जाता है कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में क्या रिजल्ट रहा, क्या परफॉर्मेंस रही, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में क्या परफॉर्मेंस रही। करेक्ट? तो अब अकाउंटिंग ईयर के एंड में ये कंपनी है, तो अब ये कंपनी देख रही है कि हमने इस तारीख से इस तारीख तक कितना रिजल्ट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, इस तारीख से इस तारीख तक हमारी परफॉर्मेंस क्या रही। मैं जरा यहां पर एक लाइन खींच देता हूं ताकि तुम्हें और भी ज्यादा आसानी रहे समझने में। तो पहले तो बेटे आपको समझ में आना चाहिए प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का मतलब। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड आपसे कोई पूछे कि क्या होता है, तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए और समझाना भी आना चाहिए। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड अकाउंटिंग पीरियड के उस हिस्से को कहेंगे जो रिलेट करता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले के पीरियड को, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का मतलब है जिस तारीख को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला उसके बाद से लेके अकाउंटिंग ईयर के अंत तक का पीरियड। पहले तो यह बात समझ में आ गई, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का मीनिंग क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में पहले 3 महीने में हम अपनी परफॉर्मेंस देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ। इस केस में पहले 3 महीने में, तो पहले 3 महीने में हमारी क्या परफॉर्मेंस रही ये कंपनी देखना चाहती है। ये सब कौन कर रहा है? पहले तो ये चीजें कौन कर रहा है, किसके एंगल से करी जा रही है? ये कंपनी के एंगल से करी जा रही है, क्योंकि पूरे साल के अंत में ये अब कंपनी बन चुकी है। कंपनी तो ये इसी तारीख को बन गई। अब ये कंपनी देख रही है कि पूरे साल में जो 12 महीने हैं उसमें पहले 3 महीने में जब हम कंपनी नहीं थे या जब हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था तो तब हमारी क्या परफॉर्मेंस थी। तो पहले 3 महीनों के जो लॉस या प्रॉफिट होंगे, पहले तो तुम्हारी समझ में ये आना चाहिए कि इस पीरियड में कंपनी जो भी नफा या नुकसान कमाएगी वो कैपिटल नेचर के माने जाते हैं। पहले 3 महीने के जो भी लॉस या प्रॉफिट है वो कैपिटल नेचर के माने जाते हैं, कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स। पहले 3 महीने में कंपनी का नफा हो या नुकसान हो वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट या कैपिटल नेचर का नुकसान माना जाएगा। क्यों माना जाएगा वो मैं अभी आपको खुद ही बताऊंगा। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो भी नफा या नुकसान होगा, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस होगा वो रेवेन्यू नेचर के माने जाते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड आर कंसिडर्ड एज ऑफ रेवेन्यू नेचर। ये रेवेन्यू नेचर के लॉस या प्रॉफिट माने जाएंगे, लेकिन अगर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कोई रिजल्ट होगा तो वो कैपिटल नेचर के माने जाएंगे। अब दूसरी चीज, अगर पहले 3 महीनों में प्रॉफिट होता है, अगर पहले 3 महीने में कोई प्रॉफिट होता है, अगर पहले 3 महीने में कोई प्रॉफिट होगा तो ध्यान क्या रखना है, उस प्रॉफिट को नॉर्मली हम प्रॉफिट कहां ले जाते हैं?
कोई भी नफा या नुकसान होता है तो हम पीएनएल में ले जाते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है तो फिर उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करा जाता है। बिकॉज पहले 3 महीने के रिजल्ट कैपिटल नेचर के माने जाते हैं, तो जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा, बल्कि जो प्रॉफिट होगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे। पहले तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। पहले 3 महीने के जो प्रॉफिट्स होंगे, अगर प्रॉफिट होंगे तो वो कैपिटल रिजर्व में हम क्रेडिट करेंगे, और पहले 3 महीने में अगर कोई लॉस होता है, बेटे जो भी कैपिटल नेचर के लॉस होते हैं वो गुडविल अकाउंट में डेबिट करे जाते हैं। सर गुडविल में, ये बात हमारी समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। ओहो, कोई बात नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि गुडविल, सर हमने तो ये पढ़ा है गुडविल तो रेप्यूटेशन होती है, ये गुडविल समझ में नहीं आ रहा। मैं एक सेकंड में अभी क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनिए। आप पे करने वाले हैं, करेक्ट, ये भूलना नहीं है। आप इमेजिन करो कि आपने एक जीन्स खरीदी और वो भी एक शोरूम से खरीदी, और बड़ी ब्रांडेड जीन्स खरीदी, हाई क्वालिटी की जीन्स आपने खरीदी, हाईएस्ट क्वालिटी की, और आपने 3,000 रुपए उस जीन्स के लिए दिए, करेक्ट। जब आप शोरूम से बाहर आए, तो आपने देखा पटरी के पास भी जीन्स बेचने वाले बहुत हैं, और फिर यहां तो लक्ष्मीनगर एरिया में तो एक से एक है, करेक्ट। अब आपने देखा वहां पर भी जीन्स है, बिल्कुल दिखने विखने में वैसी ही है, लेकिन उसकी कॉस्ट सिर्फ 500 रुपए है। अगर हमने बदन ही छुपाना था तो मैं 500 रुपए खर्च करूं या 3,000, उससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ता। पड़ता है बेटे? नहीं पड़ता। 500 देकर के भी आपका काम चल सकता है, पर्पस सॉल्व हो सकता है, और 3,000 रुपए देकर के तो पर्पस सॉल्व होगा ही होगा। आप बताओ, आपने 500 वाली चीज जो आपको हासिल हो सकती थी, सॉरी 500 में, उसके लिए भी आपने 3,000 रुपए देना क्यों मंजूर करा? क्यों मंजूर करा? इसलिए मंजूर करा, जो मैं कहना नहीं चाहता, आपको पता लग गया, क्योंकि आपको मालूम है आपकी निगाहों में इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, ये ब्रांडेड है, कुल मिलाकर के इसकी गुडविल अच्छी है। बात समझ में आई? यानी कि आप पे करने वाले हैं। आपने जो एक्स्ट्रा पेमेंट करी, वो आपके लिए कैपिटल नेचर का लॉस है। इज इट क्लियर टू यू? वो कैपिटल नेचर का लॉस है, और जितने भी कैपिटल नेचर के लॉसेस अकाउंट्स में होते हैं, पे करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम हमेशा गुडविल अकाउंट में डेबिट करेंगे। और आगे से ये भी याद रखना कि अकाउंट्स में कैपिटल नेचर का उल्टा, कैपिटल रिजर्व का उल्टा गुडविल होता है। इज इट क्लियर टू यू? पे करने वाले के एंगल से। तो इसलिए कैपिटल नेचर के जितने भी लॉसेस होंगे उनको हम गुडविल अकाउंट में डेबिट करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि कभी कभी कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी किसी कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट होती है, तो ऐसी सिचुएशन में पूरे साल के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको 2 हिस्सों में बांटना कुछ कारणों से लाजमी हो जाता है। एक तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, एक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का मीनिंग अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यह अकाउंटिंग पीरियड का वो हिस्सा है जब आप कॉर्पोरेट एंटिटी के रूप में नहीं थे, लेकिन अब हम आगे से इसको बोलेंगे द पीरियड विच इज फॉलोइंग प्रायर टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले का पीरियड है, और पोस्ट पीरियड इसके बाद का पीरियड है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उभरता है कि हम 2 हिस्सों में क्यों बांटते हैं? क्योंकि जैसा कि अभी अभी मैंने कहा, अकाउंट्स में ये सब काम मैं कह रहा हूं कि कंपनी के एंगल से हो रहा है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले 3 महीने के प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर के माने जाएंगे। लेकिन क्यों माने जाएंगे? अब ध्यान से सुने। मैंने कहा ये फर्म खुद ही कंपनी में कन्वर्ट हो गई, तो देखा जाए तो ये एंटिटी और ये एंटिटी वैसे सेम ही है, क्योंकि वही लोग जो पहले फर्म में थे उन्होंने कंपनी खोल ली। लेकिन अकाउंट्स में क्या माना जाएगा? ध्यान से सुनना अब इस पॉइंट को।
फर्म कंपनी में कन्वर्ट तो हो गई, नो डाउट जो लोग पहले फर्म चला रहे थे वही अब कंपनी में भी होंगे, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। लेकिन अकाउंट्स में अब क्या माना जाएगा, ध्यान से सुने इस पॉइंट को, कि इस कंपनी ने इस फर्म का बिजनेस टेक ओवर कर लिया। भले ही ये फर्म खुद कन्वर्ट हो रही है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, लेकिन अकाउंटिंग जार्गन में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि इस कंपनी ने इस फर्म को टेक ओवर कर लिया। समझ में आया? इस कंपनी ने इस फर्म को टेक ओवर कर लिया, यानी कि अब हम ये मानेंगे कि ये पूरे साल भर कंपनी ने काम करा है। हम मन में ऐसे मान के चलेंगे। यही वजह है कि पूरे साल के जो प्रॉफिट होते हैं उनको दो हिस्सों में बांटना लाजमी हो जाता है, क्योंकि कंपनी को भी मालूम है कि इस तारीख से पहले हम कंपनी के रूप में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि तब तो कोई कंपनी थी नहीं, तब हम एज ए फर्म के रूप में काम कर रहे थे। तो अकाउंट्स में कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो आपको मिल तो रहा है, लेकिन जब आप एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे, वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट माना जाता है। हम ये मान करके चलेंगे कि ये जो पहले 3 महीने का प्रॉफिट कंपनी के पास पहुंच रहा है, ये कंपनी के पास बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मशक्कत के पहुंच रहा है, क्योंकि तब तो कंपनी के रूप में काम ही नहीं कर रही थी, तब तो वो फर्म के रूप में काम कर रही थी। लेकिन बिकॉज ये फर्म ही कंपनी बन गई, तो ये पहले 3 महीने के प्रॉफिट भी तो कंपनी की जेब में ही जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। लेकिन ये वो प्रॉफिट हैं जो कंपनी को विदाउट अपनी एग्जिस्टेंस के मिले हैं, इसीलिए इन प्रॉफिट को हम कैपिटल नेचर के प्रॉफिट कहते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि पूरे साल के अकाउंटिंग पीरियड को 2 हिस्सों में क्यों बांटना पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो पहले 3 महीने में जो भी प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट किसी कंपनी के पास आ तो रहे हैं, लेकिन विदाउट उनकी एग्जिस्टेंस के ये प्रॉफिट उनकी जेब में आ गए। ये पहले 3 महीने में तो हम कंपनी थे ही नहीं, तो पहले 3 महीने के जो भी प्रॉफिट हमारे पास आ रहे हैं, हम मान के चलेंगे वो गिफ्ट के रूप में आ रहे हैं, खैरात के रूप में आ रहे हैं। और कोई भी प्रॉफिट जो गिफ्ट के रूप में, खैरात के रूप में, यानी कि सिंपल वर्ड्स में बिना किसी मेहनत के, मशक्कत के मेरे पास आएंगे, उसको अकाउंट्स में कैपिटल नेचर के प्रॉफिट कहा जाएगा। वैसे तो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो बिजनेस के प्रोडक्ट को बेचे बगैर एक्री होते हैं, क्योंकि इस पीरियड में तो ये कंपनी थी ही नहीं, तब तो ये फर्म के रूप में काम हो रहा था ना, इस बात को भूलना नहीं है। लेकिन हमने सोचना कंपनी के एंगल से है, तो कंपनी तो थी नहीं, तो इस पीरियड के जो भी प्रॉफिट कंपनी के पास पहुंचेंगे वो कैपिटल नेचर के क्यों माने जाएंगे, ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व में, लॉस होगा तो गुडविल, और वो कंफ्यूज नहीं करना है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। बाद के जो प्रॉफिट हैं वो रेवेन्यू नेचर के माने जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाद के हिस्से में, यानी कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में अगर प्रॉफिट होगा तो वो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करा जाएगा, वो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करा जाता है। और अगर लॉस होगा तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करा जाएगा, ये हमें भूलना नहीं है। समझ में आया? पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट होगा, ये डेबिट, ऑफ कोर्स इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। तो अब आपकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए। अब एक छोटा सा मैं पॉइंट और क्लियर कर दूं, वो ये, मैंने अभी एक लम्हा पहले आपसे बात कही कि भले ही ये फर्म एक कंपनी के रूप में कन्वर्ट हो गई, लेकिन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से, अकाउंटिंग एंगल से, अकाउंट्स के नजरिए से हम ये बोलेंगे कि इस कंपनी ने इस फर्म का बिजनेस टेक ओवर कर लिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और ये माना जाएगा इस कंपनी ने ये बिजनेस इसी तारीख से टेक ओवर कर लिया, क्योंकि तब ये फर्म थी, लेकिन इस तारीख को ये कंपनी जरूर बनी, लेकिन माना जाएगा कि इस तारीख से हमने बिजनेस टेक ओवर कर लिया। पहले 3 महीने हमने फर्म के रूप में काम करा और इस तारीख से हमने अकाउंटिंग ईयर के एंड तक कंपनी के रूप में काम करा। बात क्लियर है? आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं और फिर हम इसके आगे की चर्चा को थोड़ा सा बरकरार रखेंगे। ये बात यहाँ तक समझ में आपके आ गई या नहीं आ गई? सर बिल्कुल आ गई। तो इसके बारे में बेटे हमने क्या क्या लिखा, जरा यहाँ समझने की कोशिश करें। जरा मैं अपनी, हाँ आइए जी,
आप भी लिखना शुरू करें। ऑफन an entity converts itself into a corporate entity, correct, a corporate entity, full stop. In this situation, it is presumed as if corporate entity has taken over the other entity। बेटे इस लाइन का मतलब समझ में आया? मैंने पहले तो लिखाया कभी कभी कोई एंटिटी अपने को कॉर्पोरेट एंटिटी में कन्वर्ट कर लेती है। इसी चीज को हम परज्यूम करेंगे कि इस कंपनी ने इस एंटिटी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया। करेक्ट, फुल स्टॉप। In such a situation, comma, if certificate of registration in such a situation, if certificate of registration, मैं एक बार पूरा लिख दूं, certificate of registration is received at a later date, then results of entire accounting year, are segregated। बेटे segregate का मतलब है अलग अलग करना। are segregated into pre and post incorporation period results, incorporation period results। पूरी कहानी का मतलब अभी तक क्या निकला जो मैंने लिखाई है। कई बार अब मैं ये बातें वैसे बोल चुका हूं, लेकिन एक आखिरी बार मैंने बोला कि कई बार ऐसा होता है कोई फर्म अपनी को किसी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट कर लेती है। यहां तक तो ये मतलब है। फिर यहां से लेकर के यहां तक का मतलब है कि इसका मतलब है हम मान रहे हैं
कि कंपनी ने फर्म को टेक ओवर कर लिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं पहली तारीख कोई कंपनी बन जाता, पहली तारीख कोई मुझे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है कि प्रॉब्लम क्या होती है, इस कंपनी ने बिजनेस तो इस तारीख को लिया लेकिन ये कंपनी इस तारीख को बनी, इसलिए पूरे साल के जो पीरियड हैं, पूरे साल के जो अकाउंटिंग पीरियड है उसको दो हिस्सों में बांटना लाजमी हो जाता है। ये चीज मैंने यहां लिखा है। इन सच ए सिचुएशन इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन is received at a later date, then results of entire accounting year are segregated into pre and post period। ये पॉइंट तुम्हें समझ में आना चाहिए। यहां तक ठीक है? और अगर यहां तक ठीक है तो अब आप क्या करेंगे, इसके बाद अभी एकदम से ये मत लिखना, समझ में आ गया? एकदम से इसको नहीं लिखना है, पहले ये लिखें और फिर ये बनाना। आइए जी, suppose a company takes over suppose an entity takes over business of another entity on 1/4/2018 and certificate of registration is received on 30th of June 2018 and first accounting year ends on 31st of 3/2019, then analysis shall be done as follows. अब पहले ध्यान से सुनिए, ये जो एग्जाम्पल है मैंने इसी चार्ट के आधार पर बनाया है। एक एंटिटी ने इस एंटिटी का बिजनेस ले लिया, यानी कि इस तारीख को बिजनेस टेक ओवर कर लिया, यानी कि जब मैंने बिजनेस लिया तो तब मैं भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी था और मुझे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस दिन मिला, जो कि मैंने लिखा है 30 जून, करेक्ट। यहां पर मैं कंपनी बन गया और कंपनी के रूप में मेरा पहला अकाउंटिंग ईयर इस तारीख को खत्म हुआ। ये मैंने इसी क्वेश्चन में लिखा है। अब मैं इसका एनालिसिस कैसे करूंगा, ये इसका आंसर है। अब आप इसको यहां से लेकर के यहां तक ड्रॉ कर लें, यानी कि इस एनालिसिस में क्या क्या निकला कि ये पूरा अकाउंटिंग ईयर है, यहां से लेके यहां तक प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में के जो रिजल्ट्स होंगे वो कैपिटल नेचर के रिजल्ट माने जाएंगे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, और यहां से लेकर के यहां तक के जो रिजल्ट्स होंगे वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के रिजल्ट माने जाएंगे किसके पर्सपेक्टिव से, कंपनी के पर्सपेक्टिव से, करेक्ट। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल नेचर का, लॉस होगा तो वो गुडविल में डेबिट करा जाएगा। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो गुडविल में डेबिट होगा,
और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के जो रिजल्ट होंगे, प्रॉफिट होगा तो पीएनएल में, लॉस होगा तो पीएनएल में डेबिट होगा। यहां तक समझ में आया? तो इस तरीके से पहले तो मैंने इसको एनालाइज करा। अब इसके आगे की चर्चा मैं बरकरार रखूंगा, लेकिन नेक्स्ट सेशन में, जो कि अभी मैं 5 मिनट के बाद स्टार्ट करूंगा। आप इसको नोट करें तब तक।